कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो कैनन मीन्स क्या होता है? तो इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ विच अ गुड टैक्स सिस्टम शुड पॉजेस। तो मतलब क्या हो गया? कैनन को हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या कि अगर एक टैक्स सिस्टम है तो हम कब कहेंगे कि ये टैक्स सिस्टम अच्छा है? एक अच्छी चीज़, गुड प्रिंसिपल्स, गुड थिंग्स के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो पूरे टैक्स स्ट्रक्चर्स जो भी हैं उनको हम कब कहेंगे कि ये सही है, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसी को हम कैनन ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन आर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ टैक्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से बिलोंग करता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि जो टैक्स डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे ये रेट लगाओ, यहाँ पे ऐसे लगाइए, यहाँ पे ऐसे करिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहा है इसका, वही ये प्रिंसिपल फॉलो करेगा ना कि हम जो रेट लगा रहे हैं या हम जो स्ट्रक्चरिंग फॉलो करने वाले हैं, हम जो एप्लीकेबल करने वाले वो कैसा होना चाहिए। तो ये इट रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ टैक्स। देन कैनन ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? फर्स्ट प्रपोन्ड बाय एडम स्मिथ। और कब इन्होंने दिया था? 1776 में। इसीलिए इसे कैनन ऑफ टैक्सेशन को एडम स्मिथ के टैक्सेशन भी कहा जाता है, राइट। तो टोटल टैक्स कैनन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो 8 होंगे, जिसमें से 4 जो है एडम स्मिथ ने दिए थे और 4 जो है अदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिए थे, राइट। तो टाइप्स ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन में हम क्या देखेंगे कि एडम स्मिथ ने जो कैनन दिए थे वो कौन से हैं? उनको हम क्लासिकल टैक्सेशन भी कहते हैं, क्लासिकल कैनन। तो वो कौन कौन सा है? फर्स्ट है कैनन ऑफ इक्वालिटी या कैनन ऑफ इक्विटी, फिर एक कैनन ऑफ सर्टेनिटी, देन कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड लास्ट इज कैनन ऑफ कन्वीनियंस। तो एडम स्मिथ ने जो दिया उनके अकॉर्डिंग क्या है कि टैक्सेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए, वो कैसा है कि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम हो वो इक्विटी बेस्ड हो, वो सर्टेन हो, वो इकोनॉमिकल हो, वो कन्वीनियंट हो, राइट। इसके अलावा जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ और चीज़ें ऐड ऑन की, जो कि 4 वो भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो भी आपका टैक्सेशन सिस्टम हो वो कैसा हो? प्रोडक्टिव हो। देन कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, देन कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड द लास्ट वन इज़ कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। तो टोटल मिला के ये 8 कैनन हो गए। तो अगर एडम स्मिथ के कैनन पूछे जाएंगे तो वो 4 जाएंगे, इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। और अगर अदर कैनन्स की बात करते हैं देन आएगा प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, सिंप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी। हम एक एक करके ये सारे कैनन को डिस्कस करेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है, राइट। गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करती है। वही रेवेन्यू वो पब्लिक पे स्पेंड करती है, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है वो उसी रेवेन्यू से करती है। तो अब जब ये टैक्स वो लगाती है और रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो उस वक्त उनको क्या क्या रूल्स या क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, जिसको अगर वो फॉलो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये टैक्सेशन का सिस्टम अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है। ये प्रिंसिपल्स उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कैनन ऑफ इक्वालिटी, इसे ही कैनन ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। तो ये क्या है? स्टेट्स दैट बर्डन ऑफ टैक्सेशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और इक्विटेबल अमंग द टैक्स पेयर्स। तो जितने भी टैक्स पेयर हैं जिनसे हम टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, तो ये कैनन कहता है कि ये जो टैक्स बर्डन है, क्योंकि वो उनको अपने पैसे में से देना है गवर्नमेंट को, तो अल्टीमेटली ये एक बर्डन की तरह है। तो ये इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या है ये समझिएगा। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि 40,000 आप टैक्स दे रहे हैं तो 40,000 बी भी देगा, 40,000 सी भी देगा। ये इक्वलिटी का मतलब नहीं हो। इक्वलिटी का मतलब हो गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसकी जितनी एबिलिटी है वो उतना पे करे, राइट। तो इक्विटी प्रिंसिपल कहाँ फॉलो हो पाएगा कि रिचर से हम ज़्यादा लें, पुअर सेक्शन से हम ना लें या कम लें। तो जो जितना कैपेबल है पे करने के लिए हम उस पर उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाएं। तो अगर हम ऐसा लगाते हैं तो दैट इज़ कैनन ऑफ इक्विटी, कि जो जिसके काबिल था वो उतना टैक्स पे कर रहा है। मीन्स कैनन ऑफ इक्विटी किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और तभी हम कहेंगे कि इक्वालिटी है। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इन द सेंस सर्टेन होनी चाहिए। क्या चीज़ें? जब भी आप टैक्स लगा रहे हो तो वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए? सर्टेन होनी चाहिए। द टैक्स विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे शुड बी सर्टेन एंड नॉट आर्बिट्ररी। रैंडम नहीं कि हम कुछ भी दे दे रहे हैं, कुछ भी किसी डेट को भी दे दे रहे हैं, रैंडम नहीं चलेगा। आपको कैसा होना चाहिए? सब कुछ सर्टेन होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ करिए आप पब्लिक है, आपको टैक्स पे करना है,
तो आपको कब देना है, कितना अमाउंट देना है, किस मोड में देना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो वो कैसा होगा, ईजी होगा। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द टाइम ऑफ पेमेंट, द मैनर ऑफ पेमेंट, the quantity to be paid, that is tax liability, ought all to be clear and plain to the contributor and to everyone। तो आपको कब पेमेंट करना है, किस मोड में करना है, मतलब कैश जाना है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्या मोड है, कितना अमाउंट आप पे लगा है, चार्जेबिलिटी कितने की बनी है, तो टैक्स का अमाउंट कितना आ रहा है, ये भी आपका फिक्स होना चाहिए। ये सब कुछ कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये टैक्सेशन सही है। नेक्स्ट कैनन देखते हैं, दैट इज़ कैनन ऑफ इकोनॉमी। अब कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या कह रहा है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि टैक्स हम आपसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो टैक्स कलेक्ट करने के पीछे इतनी कॉस्ट पड़ जाए कि जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम उससे ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर कर दें, मतलब 100 रुपये इकट्ठा करने के लिए हम 70 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। सो कैनन ऑफ इकोनॉमी कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग अ टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। भाई ये रेवेन्यू का सोर्स है, अब रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं और जब रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कोई कॉस्ट पड़ रही है तो अल्टीमेटली वो रेवेन्यू कम हो जाएगी। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो रेवेन्यू से ही डिडक्ट हो रही है, तो बेटर क्या होता है कि टैक्स प्रिंसिपल जब एप्लीकेबल कर रहे हैं आप, तो ये ध्यान रखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो जाने वाली है उसको कलेक्ट करने के लिए मीडियम जो हमें ऑप्ट करने वाले हैं, जो भी तरीके हैं, या ये जो चेकिंग का पार्ट हम रखते हैं कि कौन दिया कौन नहीं, जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से रिलेटेड है उसकी जो कॉस्ट आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। So any tax that involves high administrative cost and unusual delay in assessment and high collection of taxes should be avoided altogether, right? अब नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या हो गया आपका, कन्वीनियंट होना चाहिए, किसके लिए, दोनों के लिए, जो टैक्स पेयर है और जो आपकी टैक्स अथॉरिटी है, दोनों के लिए वो कन्वीनियंट हो, उनको चार्ज करना, कलेक्ट करना इजी हो और आपको पे करना इजी हो। सो कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या कहता है, टैक्सेस शुड बी लेविड एंड कलेक्टेड, लेविड इन द सेंस चार्ज किया जा रहा है, आप इम्पोज किया जा रहा है, तो टैक्सेस शुड बी लेविड एंड कलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट कन्वीनियंस नॉट ओनली टू द टैक्स पेयर बट ऑल्सो टू द गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटी, राइट। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कन्वीनियंट रहेगा। अब जैसे अभी के टाइम में क्या है, ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है। सो ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है तो क्या हो गया, आप इजीली कहीं पे भी बैठ के आप आराम से टैक्स पे कर सकते हैं। अब जब पहले की बात कर लें और ये आपका ऑनलाइन नहीं चल रहा था तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑफिस में जाके आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ा। अब ड्यू डेट आ गई है कि इस डेट तक आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो लास्ट डेट को क्या हो रहा है, वहाँ पे लंबी खासी लाइन लग जा रही, तो वो ईजी नहीं हुआ, वो कन्वीनियंट नहीं हुआ। सो टैक्स जब लेवी किया जा रहा है या कलेक्ट किया जा रहा है तो इट शुड बी अ कन्वीनियंस। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया था, ये 4 तो एडम स्मिथ के हो गए, अब बाकी देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या कहता है कि आप जो टैक्स लगा रहे हैं वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट आना चाहिए। तो टैक्सेस मस्ट बी प्रोडक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव तो हमने पहले भी देखा था। तो दिस कैनन स्टेट्स दैट ओनली दोज टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड दैट डू नॉट हैम्पर प्रोडक्टिव एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो जब आप टैक्स एप्लीकेबल कर रहे हैं तो टैक्स एप्लीकेबल करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उससे पब्लिक की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर ना हो। कैसे, अब सपोज करिए कि एक पब्लिक मतलब मिस्टर ए हैं जो 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अब 100 रुपये कमाते हैं तो उसी 100 रुपये में ही वो खर्चे करेंगे, सेविंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे ही 100 रुपये मतलब हम 10,000 ले लीजिए, 40,000 ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 20 लाख ले लीजिए, तो हम 100 में जस्ट समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो जो भी रिवेन्यू आपकी 100 रुपये की रिवेन्यू है मिस्टर ए की, तो इसी में कॉस्ट होगा, इसी में एक्सपेंडिचर होंगे उनके, इसी में सेविंग होगी, इसी में वो बाकी चीज़ें भी करेंगे। अब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है तो जो मिस्टर ए के नॉर्मल खर्चे हैं वो कितने हैं, 40 खर्चे हैं। फिर उसके बाद क्या है, बाकी के 60 खर्चे हैं और 40 वो जो है सेव करती हैं, राइट। अब आपने क्या कर दिया, आपने बोला कि 70 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब 70 रुपीज़ का टैक्स लगाने के पास उनके पास बचा कितना, 30। तो वो क्या खर्चा करेंगे और क्या सेव करेंगे। तो इससे क्या हो गया, उनकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आया ना, एडवर्स इफेक्ट आया। क्यों, क्योंकि अब
उसी रेवेन्यू से तो वो कुछ काम करते, जो काम करते उससे इकोनॉमी में वर्क होता है, इकोनॉमी में वर्क होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती। हम अपने शॉप रखे तो शॉप में और ज़्यादा हम अपनी चीज़ें लेके आते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी जिन चीज़ों के स्टॉक कर रख रहे हैं हम उन स्टॉक को बढ़ाते, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती। पर अगर आपने वो रेवेन्यू हमसे ले ली तो वो कहीं ना कहीं हम पर होगी प्रोडक्टिविटी। सो मेन क्या है यहाँ पे कि टैक्स आप जब लगा रहे हैं तो कम्युनिटी से आप इतना भी नहीं लीजिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर जाए। मतलब अब जैसे आप 40 सेव कर रहे हैं तो हम आपसे 10 ले लेंगे, तो भी आपके लिए है कि 60 आप खर्चा करते, 30 आप सेव करें, आप 10 आराम से उठा के दे पाएंगे। पर अब हम 70 मांगने लग जाएंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। तो टैक्स एप्लीकेबल करते वक्त प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्टिव रहे, एडवर्स इफेक्ट उन एम्प्लॉय जो पब्लिक है उसकी प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े। अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोडक्टिव वन ओनली व्हेन इट एक्ट एज ए इंसेंटिव्स टू प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या है, एड ऑन चीज़ें हो रही हों, इंक्रीज़ हो रही हों, तो ही हम कहेंगे कि प्रोडक्टिव टैक्स सिस्टम है। अब इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर के पार्ट पे जाना होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू क्या हो गया, जो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट ने लिया, और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, उसी रेवेन्यू से जो गवर्नमेंट ने खर्चे किए। तो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट पब्लिक को मिलता है क्योंकि वो खर्चे पब्लिक के लिए करती है। तो बेनिफिट, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, सड़क बनवाई, तो उनसे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर से क्या हुआ, पब्लिक को फ़ायदा हुआ। और रेवेन्यू जो उन्होंने इकट्ठा किया उससे क्या हुआ, उनको डिसयूटिलिटी हुई, मतलब पब्लिक को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रेवेन्यू का पैसा उठा के दे दिया, वो यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको दे दिए। तो वही वो कह रहे हैं कि अब जब आप ये काम कर रहे हो तो आप एक्सपेंडिचर इस तरीके से करिएगा कि उनसे प्रोडक्शन हो, उनसे इंक्रीज़ हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो टैक्स सिस्टम आप इस तरीके से अप्लीकेबल करिए कि प्रोडक्टिविटी पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना आए। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। अब कैनन ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है कि कैनन कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको जैसी सिचुएशन हो कंट्री की उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकें। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है कि आपको रेवेन्यू ज़्यादा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो वो क्या करे, टैक्स रेट को बढ़ा दे। अभी नॉर्मल है तो टैक्स रेट को डिक्रीज़ कर दे, कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो टैक्स रेट को डिक्रीज़ कर दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि कोविड-19 के टाइम पे आपने सुना होगा कि कई स्टेट ने क्या किया था, जो लिकर सेक्शन है आपका उस पर टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया था। क्यों? क्योंकि लिकर क्या सेक्शन है आपका, उससे स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, चूँकि बाकी चीज़ें बंद थी, प्रोडक्शन बनता, सब कुछ बनता, तो उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही थी। तो अगर लिकर हम ओपन करेंगे और लिकर पे हम टैक्स रेट अपनी मर्जी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो लिकर वाले ज़रूर परचेज़ करेंगे, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर यूज़ हो रही है वो ज़रूर परचेज़ करेंगे और वो प्राइस भी पे करेंगे, तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हमने क्या किया, वहाँ पे अपनी रेवेन्यू बनाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू बनाने के लिए टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए। इसी तरह इनकम टैक्स की बात आप कर लीजिए। इनकम टैक्स क्या होता है, जब भी बजट आता है आपका फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका इनकम टैक्स आपकी कंट्री की जो सिचुएशन होती है, रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर वो करने वाले होते हैं, उसी को मीट आउट करते वक्त वो उस हिसाब से आपके इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर देते हैं। सो इट शुड बी लेविड इन सच अ वे दैट द रेट ऑफ टैक्सेस कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सजेंसीज ऑफ द सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। तो कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी क्या कहता है कि एवरी टैक्स मस्ट बी सिंपल एंड इंटेलिजिबल टू द पीपल सो दैट द टैक्स पेयर इज एबल टू कैलकुलेट इट विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ टैक्स कंसल्टेंट। तो जो टैक्स रेट आप एप्लीकेबल करने वाले, जो टैक्स आप एप्लीकेबल कर रहे हैं, वो इतना ईजी हो कि कोई भी पर्सन उसको कैलकुलेट कर सके, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत ना पड़े। अब अभी आपको पता होगा कि अभी जो इनकम टैक्स का सिस्टम है वहाँ पे क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट का प्रोसीजर ला दिया गया। सेल्फ असेसमेंट इन द सेंस कि आप अपने आप से अपना टैक्स कैलकुलेट करिए और आप फाइल कर दीजिए, ITR अपना फाइल कर दीजिए। तो ये कैसे हो पाया, क्योंकि उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर कैसा बना दिया, बहुत ईजी बना दिया। एक फॉर्मेट है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना सैलरी है, आपकी PGBP की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, जो भी इनकम है आप उस सेक्शन में जाइए, उतनी अपनी इनकम फिल करिए, जो भी डिडक्शन है वो डिडक्शन लीजिए और आप अपना ITR अपलोड कर लीजिए। तो कैसा हुआ, पूरा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रखी गई। तो आपको ये फाइल कराने के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने में ज़रूरत होती है कि वो सिंपल होना चाहिए उसका स्ट्रक्चरिंग। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी क्या कहती है कि
जो हम टैक्स चार्ज करने वाले हैं पब्लिक से, तो ऐसा नहीं हो कि हम किसी एक सेक्शन से, किसी एक सोसाइटी से या किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर से, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो मान लो टेक्सटाइल सेक्टर से हम ले रहे हैं या फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ही ले रहे हैं, तो पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर से ही नहीं टैक्स आना चाहिए। टैक्स कैसे होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होने चाहिए, मतलब इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से। तो क्या हो जाता है ऐसे में कि वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। सो कैनन ऑफ डाइवर्सिटी इज व्हाट? कैनन ऑफ डाइवर्सिटी स्टेट्स दैट इट इज़ बेटर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल टैक्स सोर्स। जैसे सपोज करिए आपकी कंट्री में एक ही टैक्स स्ट्रक्चर होता है, इनकम टैक्स, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम पे टैक्स लिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ही टैक्स का रेवेन्यू का सोर्स हो गया इनकम। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके, कस्टम पे अलग, एक्साइज पे अलग, एंटरटेनमेंट पे अलग टैक्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अलग टैक्स है। तो अब क्या हो गया, ये डाइवर्सिटी हो गया, अलग अलग सेक्शन से हम टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। कैपिटल गेन का अलग सिस्टम है, तो ये डाइवर्सिटी होनी चाहिए। क्लियर है आपको? सो एक और है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन। वो सेम चीज़ मैंने बताया, जैसे इंडस्ट्रियल है, फार्मास्यूटिकल से भी हम ले रहे हैं, हम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं, तो हम ऑटो सेक्टर से भी ले रहे हैं। हम हर सेक्टर को फोकस कर रहे हैं कि किस सेक्टर में कितनी रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उस पर टैक्सेबिलिटी की चीज़ें हम लगा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से हमने पूरा कैनन ऑफ टैक्सेशन देख लिया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।